बिहार पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। मैं इधर 2-3 दिनों की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं उसको बहुत ही संक्षेप में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि है बिहार पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के विशेष अभियान में हथियारों का डंप बरामद किया। ये सूचना और जो पूरी बात मैं आपको रखता हूँ, विगत कई महीनों से गया जिला, औरंगाबाद जिला और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस का लगातार अभियान चल रहा है, जिसमें लगातार पुलिस बल के द्वारा सफलता अर्जित की जा रही थी। इसकी सूचना समय समय पर आपको दी गई। 6 और 7 फरवरी को गया जिला के बांके बाजार थाना क्षेत्र में थाना से करीब 7-8 किलोमीटर दूर दक्षिणी जंगली क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों, खासकर डुमरी और सिमरी में चलाए गए ज्वाइंट ऑपरेशन में नक्सलियों के द्वारा जंगल में छिपाकर रखे गए हथियार और भारी मात्रा में कारतूस को पुलिस ने बरामद किया। इसमें जो बरामदगी हुई है वो आपको बताता हूँ। राइफल 3 बरामद हुई है, मैगजीन उसकी 3 बरामद हुई है और कुल 1008 गोलियां बरामद हुई हैं, जिसमें SLR की 442 गोली, इंसास की 40 गोली, 315 बोर की 316 गोली और 303 की 210 गोली। कुल 1008 गोलियां और 3 राइफल और मैगजीन को जंगली क्षेत्रों में पुलिस ने बरामद किया। ये है गया जिले की उपलब्धि। इसी विशेष अभियान के तहत औरंगाबाद जिले में 6 फरवरी को मदनपुर थाना क्षेत्र के पहाड़ी और जंगली क्षेत्र, खासकर पचरुखिया, लडुइया पहाड़, शिकारी कुआं जैसे स्थानों पर औरंगाबाद पुलिस, STF और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ में ज्वाइंट टीम बना करके ज्वाइंट बॉम्बिंग ऑपरेशन जो चलाया गया, उसमें भी भारी मात्रा में कारतूस और आईडी बरामद किया गया। इसकी जो ब्यौरा है उसमें 7.62 SLR की 1011 गोली, 5.56 की 1168 गोलियां और लगभग 12 किलोग्राम का एक आईडी बरामद किया गया। और यह इस संबंध में मदनपुर थाना कांस्टेबल 60/43 दर्ज किया गया और कार्रवाई की जाएगी। गया और औरंगाबाद के क्षेत्रों में 2 खास जगहों पर पुलिस के द्वारा हथियारों की बहुत बड़ा जखीरा और डंप बरामद किया। और इसी क्रम में गया जिले में जो माओवादी के रीजनल कमेटी के मेंबर नक्सली अभ्यास भुइया और प्रेम भुइया को हथियार एवं गोली के साथ आत्मसमर्पण हुआ है, उसकी सूचना भी मैं आपको बता दूं। ये 9 फरवरी को उक्त नक्सली प्रेम भुइया और अभ्यास भुइया ने द्वारा बिहार पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के पदाधिकारियों के समक्ष हथियार और गोली के समक्ष आत्मसमर्पण किया। ये नक्सली चतरा, जो हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है, जिला है गया के, वहाँ के थाना प्रतापपुर, जो नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्र है झारखंड का, वहाँ का रहने वाला है। इसकी पूरी ऐतिहासिक जो गतिविधियां रही हैं नक्सली, इसके आपराधिक इतिहास की, वो इस प्रकार है। ये 2003 में सक्रिय रूप से नक्सली संगठन में शामिल हुआ और 2015 में इसको रीजनल कमांडर जैसी पदवी दी गई। 2003 से 2023 तक लगभग 20 वर्षों का इसका नक्सली गतिविधियों में शामिल रहने का इतिहास रहा। इस पर झारखंड सरकार द्वारा 15 लाख रुपए और बिहार सरकार द्वारा 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। अधिकतर इसकी गतिविधि झारखंड के क्षेत्र में रहती थी। इधर कुछ दिनों से ये बिहार के क्षेत्र में भी सक्रिय था और हमारी जो रणनीति है, उस रणनीति के तहत जब ऑपरेशन चलाया गया, उसके बाद ये इसने हमारी जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास की नीति है उसके बारे में जान करके उसने आत्मसमर्पण किया। इसके ऊपर गया और औरंगाबाद जिले के कुल 21 मामले दर्ज हैं। तो ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है नक्सली क्षेत्र। अब दूसरी उपलब्धि जो मैं आपको रखना चाह रहा हूँ वो है अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध जो हमारा विशेष अभियान चल रहा है, उसके तहत नक्सली क्षेत्रों में क्या कार्रवाई। औरंगाबाद जिले के ढिबरा थाना अंतर्गत थाना से करीब 14 किलोमीटर दक्षिण अवस्थित पहाड़ी और जंगली क्षेत्र में पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया। उसमें 3 खास इलाके हैं, छुछिया, ढाबी और महुआन में 5 एकड़ भूमि में लगी अफीम की खेती को विनष्ट कर दिया। ये सभी क्षेत्र पहाड़ी, जंगल
और से आच्छादित क्षेत्र है, यहाँ नक्सलियों का भी प्रभाव रहता है। इस अवैध कृत्य में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया और निबरा थाना में केस आपराधिक कांड दर्ज कर पूरे मामले की तहकीकात की जाए। इसी तरह से गया जिले के अंतर्गत एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें बिहार पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, एनसीबी, फॉरेस्ट के ऑफिसर सभी लोग शामिल हैं। इनके द्वारा भी बाराचट्टी थाना के करीब 20 किलोमीटर दक्षिण पूरब में झारखंड के जंगली पहाड़ी सीमावर्ती क्षेत्र, खासकर सिरसिया तरी और आसपास के इलाके में गैर वन भूमि और वन भूमि मतलब फॉरेस्ट की जमीन पर भी और फॉरेस्ट के बाहर जो प्राइवेट जमीन होती है उस पर भी इनके द्वारा नक्सलियों के द्वारा खेती की जा रही थी। 41 एकड़ भूमि में अवैध अफीम की फसल को चिन्हित कर उसको विनिष्ट कर दिया गया। नक्सली इस एरिया में रहते हैं और ये नक्सली के प्रभाव क्षेत्र में इस तरह की कार्रवाई होती है, तो ये भी हमने कार्रवाई की। मैं आपको पूरी जानकारी और आगे दे दूँ, स्पष्ट कर दूँ कि ये अफीम की खेती का अभी सीजन शुरुआत हुई और ये फरवरी महीने में ही शुरुआत से ही हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की। ये कार्रवाई अभी आगे और चलेगी और भी कई इलाकों में जहाँ इस तरह की हमको सूचना मिलेगी, हम लोग का ज्वाइंट ऑपरेशन होगा और अफीम की खेती के विरुद्ध या मादक पदार्थों को प्रारंभ से ही नष्ट करने की जो हमारी कार्रवाई है उसको भी हम लोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहले भी हम लोगों ने किया और इसका पूरा लेखा जोखा आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा रखा जाता है। वर्ष 18-19 में 252 एकड़ कुल भूमि में हम लोगों ने इसकी खेती नष्ट की। 19-20 में 470 एकड़ भूमि को आइडेंटिफाई किया, उसमें अफीम की खेती नष्ट की गई। 20-21 में 584 एकड़ जमीन पर जो खेती हो रही थी अफीम की उसको नष्ट किया गया और 21-22 में 620 एकड़ जमीन पर हम लोगों ने नए क्षेत्रों में जो होती है उसको चिन्हित कर कार्रवाई की गई है। और अभी 22-23 में ये जो दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हमारी शुरुआत हो गई है और जब ये सीजन खत्म होगा तब हम आप लोगों को डिटेल जानकारी इसके बारे में देंगे। आगे जो हमारी उपलब्धियां हैं वो वांछित कुख्यात अपराध कर्मियों के विरुद्ध जो हमारा लगातार अभियान चलता है उसमें हुई है 9 फरवरी को ही अर्थात कल बिहार पुलिस की एसटीएफ जो हमारी विशिष्ट कार्यबल है उसके द्वारा बेगूसराय जिला पुलिस के सहयोग से बेगूसराय जिले के वांछित कुख्यात अपराध कर्मी 2 को गिरफ्तार किया गया। अविनाश कुमार उर्फ दुर्गा, ये थाना मटिहानी जिला बेगूसराय के अपराधी, और आलोक कुमार थाना नावकोठी जिला बेगूसराय के अपराध कर्मी हैं। इनको मटिहानी थाना क्षेत्र से छापामारी कर अवैध आरिनास्त्रों के साथ गिरफ्तार किया गया। इन दोनों अपराध कर्मियों के द्वारा फरवरी 22 में रामदिरी मटिहानी बेगूसराय के गुड्डा सिंह की हत्या देवघर में जाकर के कर दी थी और उस कांड में भी ये वांछित थे। इसके अलावा हत्या, रंगदारी, डकैती, लूट और आमचक के कई सारे गंभीर अपराधों में भी वांछित थे। अपराध कर्मी अविनाश कुमार 10 कांडों में आरोपित और वांछित थे और अपराध कर्मी आलोक कुमार 3 कांडों में आरोपित और वांछित था। इस प्रकार से बेगूसराय जिले में जो उपलब्धि हुई है उसको मैंने आपके सामने रखा है। अपराध कर्मियों के विरुद्ध जो कार्रवाई हो रही है उसमें अररिया जिले में भी बहुत अच्छी उपलब्धि हुई है। 7 फरवरी को ही ये घटना उद्भेदित हुई और इसमें हुआ, इसमें पूरी पुलिस की कार्रवाई हुई, इसका ब्यौरा मैं रखता हूँ। कई लूट कांडों में संलिप्त और वांछित अपराध कर्मियों के विषय में जैसे ही गुप्त सूचना प्राप्त हुई तो मोहम्मद खालिद नाम के एक अपराध कर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार किया अररिया और गिरफ्तारी के बाद उसकी स्वीकारोक्ति बयान लिया गया, गहन तरीके से उससे पूछताछ की गई और उसके बाद 2 और अपराध कर्मियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। खालिद के इंट्रोगेशन के बाद फिर जब 2 अपराधी और पकड़े गए, उनसे भी जब पूछताछ की तो 3 और अपराध कर्मी, इस प्रकार से कुल 6 अपराध कर्मियों को हमने गिरफ्तार किया। उनके पास से एक पिस्टल, 7.62 mm की 4 चक्र गोली, 9 mm की जो पिस्तौल में यूज होती है, 9 mm की गोली, 1168 गोलियां बरामद हुई, एक देशी कट्टा और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। तो किस तरीके से पुलिस
एक अपराध कर्मी को गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है। फिर हमने 2 और अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया, कुल मिलाकर 3 अपराध कर्मी हो गए। फिर उनसे जब और गहन पूछताछ हुई तो 3 और को गिरफ्तार किया। से कुल 6 अपराध कर्मियों को हमने गिरफ्तार किया अररिया जिले में। और ये 7 तारीख से बाद लगातार ये कार्रवाई हुई है। तो ये महत्वपूर्ण थी, तो इसलिए आपके सामने रखें। इसी क्रम में सुपौल में एक बहुत अच्छी रिकवरी हुई है गांजा तस्करी और तस्कर गिरोह के बारे में। जो ऐसी सूचना मिल रही है कि नेपाल राज्य से गांजा ला करके बिहार और बिहार से होते हुए अन्य राज्यों में ले जाते हैं। ये 8 फरवरी की घटना है। 8 फरवरी को ही गुप्त सूचना के आधार पर सुपौल पुलिस द्वारा रंजीत यादव के घर के समीप सूचना मिली कि वहाँ कोई गाड़ी खड़ी है, उसमें शायद गांजा हो सकता है। तो छापामारी के क्रम में जब पुलिस वहाँ पहुंची तो वहाँ पे देखा कि रेनॉल्ट कार वहाँ पे खड़ी है। उसकी जब गहन तलाशी ली गई तो उसमें 104 किलो गांजा बरामद हुआ और कार में बैठे 2 व्यक्ति रंजीत यादव और दिनेश यादव को गिरफ्तार किया। रंजीत यादव जो है थाना राघोपुर जिला सुपौल और दिनेश यादव थाना मैसी जिला सहरसा के रहने वाले हैं। दोनों के पास 2 मोबाइल फोन है, 80,000 रुपए नगद के साथ पकड़ा गया। उनसे जब गहन पूछताछ हुई और जब आगे की बात हुई तो उसके निशानदेही पर फुलेन यादव के घर छापामारी की गई। फुलेन यादव वो फलका के रहने वाले, तो फलका के यहाँ जब छापामारी हुई तो घर से 142 किलो गांजा बरामद किया। इस प्रकार से इस पूरे अभियान में, जैसा हमने आपको कहा, रोको टोको अभियान हो या गुप्त सूचना मिले किसी भी वाहन को चेकिंग में, पुलिस के द्वारा लगातार डेप्थ में जाकर के इन्वेस्टिगेशन किया जाए। एक आदमी, एक कार 104 किलो बरामद, 2 आदमी उसमें से गिरफ्तार हुए और फिर 142 किलो, कुल 246 किलो गांजा की बरामदगी इस पूरे विशेष अभियान में सुपौल में हुई है। और अभी इसमें आगे कार्रवाई हो रही है, वो जैसे हम बता दें। एक और 2 उपलब्धि हुई है, मैं एक उपलब्धि के बारे में बता देता हूँ। भोजपुर में एक सनसनीखेज हत्याकांड हुआ था जिसको हम लोग मीडिया में समझते हैं प्रोफेसर दंपति डबल मर्डर। इस हत्याकांड बहुत ही ब्लाइंड हत्याकांड, पुलिस के पास में कोई क्लू नहीं, घर वालों को भी कोई जानकारी नहीं। उन प्रोफेसर की, उनकी पत्नी की, दोनों की हत्या हुई और यह जानकारी भी अगल बगल किसी को नहीं हुई। उनकी 3 बेटियां हैं, तीनों बाहर हैं, तीनों बाहर रहती हैं। उनको जब सूचना मिली कि घर में कोई फोन नहीं उठा रहा है तो उन्होंने अड़ोस पड़ोस में फोन किया। अड़ोस पड़ोस के लोग जब गए तो देखा इस तरह की वहाँ घटना हुई है और वहाँ पर हत्याकांड का सीन बना हुआ है। उस पर पुलिस को ये जो है जानकारी दी गई। पुलिस की टीम वहाँ पहुंची तो कोई क्लू नहीं था, हत्याकांड था, सारी चीजें थी। फिर पुलिस ने देखा कि वहाँ पर जो है 30 तारीख का अखबार वैसे ही रखा हुआ, इसका मतलब ये घटना 30 तारीख को पहले थी। अब पुलिस ने सारा अनुसंधान शुरू किया। फिर उनके मोबाइल फोन के बारे में पता किया तो मोबाइल फोन घर में नहीं। फिर जब उसके बारे में जानकारी ली गई, पता चला कि मोबाइल फोन एक पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम के बीच में बंद हुआ। तो फिर मोबाइल फोन जब उस टाइम पर बंद हुआ है, उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी वहाँ के खंगाले और सीसीटीवी खंगालने के बाद में कुछ संदिग्धों का पता चला, लेकिन उसमें फोटो क्लियर नहीं था। तो फिर पुलिस ने उसके बाद में आसपास के लोगों से पूछा कि इस तरह का कोई आदमी उनके पास में आता था, नहीं आता था, क्या बात है। फिर उसके बाद में और भी बहुत सारे क्लू इकट्ठे किए गए, आसपास के लोगों से पता किया गया। फिर ये पता चला कि खाना बनाने के नाम पर कोई इनके घर में आता था। तो इनके प्रोफेसर साहब के यहाँ जो हस्बैंड और वाइफ रहते थे, तो उनके किसी पुराने नौकर को उन्होंने कहा था कि हमने एक नया नौकर रख लिया है। वह पटना के सम्राट होटल में कभी काम किया था। तो नेचुरली पुलिस सम्राट होटल के पास आई। सम्राट होटल में कई लोगों से पूछा, बहुत सारे लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर तो ऐसा कोई आदमी, ऐसा कोई आदमी हमको जानकारी में नहीं है, आप नाम बताइए कौन आदमी है। पुलिस के पास में कोई चेहरा भी नहीं था। खैर वहाँ पर पुराने स्टाफ को बुलवाया और पुराने स्टाफ को बुला करके जब पूछा गया तो ये पता चला कि करीब 10-11 साल पहले एक आदमी था जो इस तरह का काम करता था। उसका कोई दोस्त है जो किसी और होटल में रहता। तो फिर और होटल में उससे पूछा गया, उसने बोला कि हाँ कुछ कह रहा था कि आरा में रहता है, आरा में जाएगा, आरा में काम करेगा।
फिर उससे पूछा गया कि वो कहाँ रहता है, फिर उसका लोकेशन मिला तो मालूम पड़ा कि वो पटना के किसी मोहल्ले में रहता है। फिर वहाँ पुलिस गई। कुल मिला के बहुत लंबा, बहुत सघन लेकिन इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन। और उसके बाद में पुलिस को पता चला कि वो अपराधी जो है वो असम का रहने वाला है, और असम में भी असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर रहता है। तो जब उसकी सूचना मिली, फिर उसका मोबाइल नंबर पुलिस को मिल गया। फिर मोबाइल नंबर के आधार पर जब बाकी तहकीकात शुरू हुई तो पुलिस की एक टीम आरा से असम की निकली और असम में जा करके उस अभियुक्त को, जिसका नाम है तपन डे उर्फ दीपक कुमार, वो असली नाम उसका तपन डे है लेकिन प्रोफेसर और बाकी लोगों का अपना नाम दीपक कुमार बता रहा था, उसको थाना जानाई, जिला धेमाजी, असम का रहने वाला है, उसको वहां से जाके पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने के बाद, आने के बाद में फिर वो मोबाइल फोन भी इसने रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया था, और ट्रेन से ही पटना से आता था। वो ट्रेन और जो रेलवे स्टेशन है उनके सीसीटीवी, बाकी सीसीटीवी वो सब पुलिस ने निकाल लिए हैं और उससे मैचिंग भी करा लिए। अब इसको हम लोग कन्विक्शन की तरफ ले जाने के लिए इसको ट्रायल जरूर चलाएंगे। इसमें उनके घर से, क्योंकि हम लोग को ये भी जानकारी नहीं थी कि घर से क्या क्या सामान लाया, तो जब उसके घर में वहाँ असम में और बाकी जगह जब जो भी छापामारी की पुलिस ने, पटना में भी छापामारी की और जब पता किया तो उसमें एक सोने का कंगन, सोने के कान के 2 टॉप्स, सोने का नाक में नाकमुंदी 3 और नकद 8,100 रुपए ये पुलिस ने बरामद किए। तो ये बहुत ही सनसनीखेज हत्याकांड है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रोफेशनल तरीके से ब्लाइंड मर्डर के, जिसमें घटना की तिथि भी नहीं पता है, कोई अभियुक्त के बारे में कुछ पता नहीं है, कोई संदेह नहीं है, घर वालों को ही जानकारी अगले दिन काफी घंटों के बाद होती है, पुलिस भी घटना है। तो उस तरह से, किस तरह से पुलिस ने सारे कड़ी से कड़ी को जोड़ा, एविडेंस से एविडेंस को निकाला, और अब सारे एविडेंस को सिलसिलेवार कर हम लोग अब इसको स्पीडी ट्रायल में ले जाएंगे।